प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब। और जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ममनुआ फंडिंग, इमरान खान और इलेक्शन कमीशन में जंग, अगले मरहले में दाखिल। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। इमरान खान को नाअहल करार दिलाने के लिए पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई रहनुमा रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने में कामयाब हो जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे डॉलर मजीद गिर गया, रुपया तगड़ा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, तजारती खसारा कम हो गया, आईएमएफ किस्त जारी होने के करीब। आने वाले दिनों में क्या महंगाई में वाज़ेह कमी होने का इम्कान है? आमिर साहब, सबसे पहले तो ये जो रेफरेंस दिया गया है पीएमएलएन की जानिब से आर्टिकल 62-63 के अंडर, 63-62 के अंडर, और इट्स अबाउट तोशा खाना कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। मैं तो इस पे सियासी तजिया दे सकता हूँ, पर हमारी खुशनसीबी है कि चौधरी एतजाज एहसन साहब जो है ना हमारे साथ शायद लाइन पे मौजूद हैं, तो उनसे इसकी लीगैलिटी के ऊपर कोई उनसे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा मुतबर आदमी है पाकिस्तान में, वकील, सियासतदान, इंटेलेक्चुअल, जो इस पे ओपिनियन दे सकता है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चौधरी साहब की आवाज़ ज़्यादा कर दीजिएगा। चौधरी साहब ये यहाँ पे ये जो इलेक्शन कमीशन का आया है था तो वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, मगर उसको एक तो उसको फैसला कहा जा रहा है, मगर यहाँ एक तासुर सा बन गया है कि जनाब ये इसके आने के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद ये तहलील कर दी जाएगी पीटीआई और एज अ पार्टी, और उनका निशान बल्ले का ले लिया जाएगा और इमरान खान जो हैं वो उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये इतना ही आसान काम है? ये ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता जो रिपोर्ट से पैदा हुई है, और जो कानून और आइन कहता है। आइन को अगर आप सामने रखें तो सबसे पहले जो हवाला होता है वो आइन का हवाला होता है, और आइन का हवाला अगर आप सामने रखें तो उसमें आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन के क़याम और उनके एक्शन के मुतालिक, उनकी वजूद के मुतालिक, और आर्टिकल 17 जो है वो ये कहता है कि एक पार्टी को डिसॉल्व किया जा सकता है अगर हुकूमत रेफरेंस फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद से, इस जवाब से कि वो पार्टी, वो सियासी जमात इज एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ integrity to the integrity and sovereignty of Pakistan। अब ये सिर्फ एक ही ग्राउंड पे ये फंडामेंटल राइट है, वरना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाना एक फंडामेंटल राइट है, और इस पे नवाज शरीफ का अपना ही फैसला 1993 का एक बहुत अहम नज़ीर है। और वो उस वक्त तो ये हुआ था कि नवाज शरीफ के हक में फैसला किया था 93 में, और 97 में उन्हीं ग्राउंड पे बीबी के खिलाफ कर दिया था। तो बहरहाल उसको छोड़िए, ये अब एक ग्राउंड है सिर्फ आइन में। अब उसके बाद आइन आया तब 1973 में। 2002 में जब अभी मार्शल लॉ लगा हुआ था तो मुशर्रफ ने एक प्रेसिडेंट ऑर्डर, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर राय नाफिज किया। उसमें एक एडिशनल ग्राउंड लगा दिया, ए फॉरेन फंडेड पार्टी, विच इज फॉरेन फंडेड, फॉरेन एड करना किसी को ज्यादा ब्रॉड है देन फंड करना। फंड एक किस्म का एड हो सकता है, पर जो एड है वो और तरीके से भी हो सकता है, वाइडर टर्मिनोलॉजी है।
अब फॉरेन एडेड पार्टी की डेफिनेशन भी दे दी उन्होंने, लेकिन ये आईन में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हक अगर आईन देता है तो क्या उसके मातहत जो कानून है उनसे उस हक को कर्टेल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, महदूद किया जा सकता है कि नहीं। यही लैंग्वेज जो 2017 का लॉ जो आया इलेक्शन एक्ट, उसमें यही 2002 वाला 2002 वाला जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको रिपीट कर दिया जाए और फॉरेन फंडेड पार्टी, फॉरेन एडेड पार्टी में शामिल कर। आप चौधरी साहब ये कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि पहले तो आइन की 17 आइन मुकद्दम है पीपल्स पार्टी ऑर्डर पे कानून से ऊपर। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वो भी तब लागू होता है आइन की शक कि इसके अंदर साजिश का एलिमेंट हो, कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, कि फॉरेन एडेड ये नहीं है कि डोनेशन है या फंड आ गया है जो कि इस सूरत में $500, $50, $100, $2000, हज़ारों डॉलर के कुछ खास के नाम उन्होंने, जिनके ओरिजिन कईयों के बीच में से इंडियंस भी हैं, कईयों की इंडियन मिक्स्ड है कि शादियां उनकी पाकिस्तानी से हुई है। मगर ये कॉन्स्टिट्यूट आप ये कह रहे हैं कि नहीं करता कि इसके अंदर जो एलिमेंट लार्जर जो आइन जिसकी तरफ कहता है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी का होना अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है। उसके बगैर अगर इन्होंने सिर्फ ये फंडिंग पे और फॉरेन एड पे अगर इन्होंने फाइल की रेफरेंस, तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन वापस कर देगा और उसमें कोई तो मेरे देखा में तो मेरी राय में तो कोई दूसरी राय नहीं होगी। पर बहरहाल लोग अपना डिफर कर सकते हैं। नून लीग के वजीर कानून है, वजारत उनके पास है, उनसे फैसला कर रहा है। चौधरी साहब ये तो चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ये डिस्क्वालिफिकेशन का उनके पास है। इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात हैं कि वो कन्फिस्केट कर सकता है? और इस खास तौर पे इस रिपोर्ट के मुतालिक कि आपने ज़ाहिर है पढ़ी होगी, ये आपको लगता है कि जामिया तफ्तीशी और बड़ी वेल रिसर्च्ड रिपोर्ट है? मैं तो समझता हूँ बड़ी हॉच पॉच की रिपोर्ट है, लेकिन इस पे किसी ने वो फिगर और डॉक्यूमेंट्स पे जरा मेहनत की है आफ्टर दी हियरिंग वाज ओवर, जब रिजर्व हुई है जजमेंट। पर इसमें एक चीज आप देखें, कोई किसी से उसका हक नहीं ले सकता, कोई भी हक, उसके राइट टू फॉर्म बी ए पॉलिटिकल पार्टी भी फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है और ये कोई दूसरा आम हक भी, मेरे प्रॉपर्टी का हो, मेरी जमीन हो, मेरा घर हो, मेरा कोई हक मेरे से कोई नहीं ले सकता जहाँ वक्त से प्रॉपर ट्रायल ना हो। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का आया, उसमें प्रॉपर ट्रायल लाजमी हो गया, ड्यू प्रोसेस फंडामेंटल राइट हो गई 18वीं तरमीम में। ये पहले भी था पर अब मोर फंडामेंटल देन जस्ट ऑर्डिनरी राइट। अब उसमें जब तक कोई गवाह ना पेश हो, कोई साबित करने के लिए, कोई भी फैक्ट साबित करने के लिए, सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट ही साबित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोई गवाह पेश हो। गवाह पेश हो और उसको जिरा करने का, मैं अगर मुल्जिम हूँ या मेरे खिलाफ फैसला मुमकिन है और पेनल्टी मुमकिन है, तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मुझे उस पर मौका मिले जिरा करने का। जब तक हलफ पे बयान किसी गवाह का नहीं होता, और वो चाहे डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना हो, स्टेट बैंक का जो वाइस प्रेसिडेंट या अप्रोप्रिएट जो है ऑफिसर वो आके पेश हो, वो आके कहे कि ये हमने जारी किया था ये हुक्मनामा,
या ये बैंक अकाउंट इस तरह हमारे पास हमारी नॉलेज है कि इनके नाम पे फला 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 बैंक में ये बैंक अकाउंट है, वो आके पेश हो, हलफ ले, और उसके बाद फिर मुझे जो मुल्ज़िम हूँ मुझे मौका मिले उस पर जिरा करने का। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ साबित नहीं हुआ। चौधरी साहब, आजकल मुवाजना किया जा रहा है इसके साथ, पैनामा केस के साथ, और वो मुझे जो याद पड़ता है कि पैनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने FIA की JIT बनाई थी, और JIT के अंदर ये की, जब JIT की रिपोर्ट भी आ गई थी और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पे इस रिपोर्ट का भी JIT बाइंडिंग नहीं है, हमने सिर्फ ये तफ्तीश करवाई। और फैसले के अंदर जब पैनामा का आया, उन्होंने ये लोअर कोर्ट्स को दे दिया कि आप इसके ऊपर आप सारा इसका करें। और इमरान जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे अदर देन दिस JIT रिपोर्ट जो है वो हुई थी। तो ये मुवाजना बनता है इसका पैनामा के साथ, उसके साथ मुआवजा इसका इस लिहाज से, एक और लिहाज से नहीं बनता कि उसमें उन्होंने होल्ड किया है, जिस तरह उन्होंने वादा के केस में भी होल्ड किया है कि एक गलत बयानी, लफ्ज झूठ ही कह लेना चाहिए, वो मैं उसको पसंद नहीं करता, पर एक गलत बयानी, दानिस्ता गलत बयानी की गई अपनी नॉमिनेशन फॉर्म में, और उसमें हल्फिया बयान जो था, हल्फन बयान जो था, उसमें गलत बयानी थी। ये उसमें डिस्टिंग्विशिंग बात, यहाँ हल्फिया बयान नहीं है। यहाँ मेरे पास जो अगर 10 करोड़ रुपया आया हुआ है और किसी ने 500 दिया हुआ है, किसी ने 5000 दिया हुआ है, किसी ने 50,000 दिया हुआ है, और मुझे पता नहीं है कि कितने कौन क्या, मैं कोई सरे दस्त तो बात नहीं कर सकता, तो मेरे से सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा गया है, एफिडेविट नहीं मांगा गया। ये इसका जवाब भी है, क्योंकि आप जब एसेट्स एक पार्टी के दे रहे हैं एंड दे रन इनटू बिलियंस ऑफ रुपीज एंड कंट्रीब्यूटर्स आर इन थाउजेंड, तो आप किसी हल्फी, वहाँ जो नॉमिनेशन पेपर है जो नवाज शरीफ पे आए थी या वाडवा पे आए थी, वही वो नॉमिनेशन आपकी अपनी प्रॉपर्टी का है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे तो एफिडेविट मांगेंगे, कानून एफिडेविट मांगेगा कि जी आप अपनी है प्रॉपर्टी है। यहाँ रहा कंट्रीब्यूटर्स हैं, और उनमें से अगर मोदी चाहे कि एक पार्टी को डिस्क्वालीफाई करवा देना, तो वो अपने 20 इंडियंस को कहे कि तुम जाके इनके अकाउंट में जमा कराते जाओ पैसे, हर कोई 2,000 डॉलर जमा कराए। चौधरी साहब, ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का। एक आज नया एक रेफरेंस नून लीग ने दायर किया है डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन में, और उसके अंदर जो प्ली है वो ये है कि तोशा खाना के हवाले से जो खबरें आई थी, और उसमें एक आदि इमरान खान साहब की ट्वीट भी जिसमें उन्होंने एक किस्म का एडमिशन किया हुआ है। वो कहते हैं इसमें से जो प्रॉफिट आया, जो उन्होंने लिए मुनाफा कमाया वो बेच के, तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर गोशवारों में उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इस बेसिस पे उन्होंने रेफरेंस फाइल किया है इलेक्शन कमीशन में। उसकी कानूनी हैसियत क्या है? आमिर, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रायल करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, प्रोब करने का है। ट्रायल एक सूरत में एक कर सकती है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन पिटीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो उनको कंटेम्प्ट की पावर दी हुई है। इस तरह यूसुफ रजा गिलानी का मिसाल के तौर पर ट्रायल हुआ था। ये इनके पास ट्राई करने का कोई इख्तियार ही नहीं, ये रिपोर्ट की मुरतब कर सकते हैं। तो और जो इलेक्शंस में ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं, वो ट्राइब्यूनल्स भी इनके मातहत नहीं है, आज़ाद है, वो ट्राई करते हैं। ट्राइब्यूनल्स जो इलेक्शन डिस्प्यूट दो कैंडिडेट्स के दरमियान हो, इलेक्शन कमीशन के पास अगर ट्राई करने का केस को बाकायदा ऐसे फौजदारी केस या दीवानी केस मुकदमे को चलाने का, जो ज़ाब्ता फौजदारी है, ज़ाब्ता दीवानी है, उनके मुताबिक चलने का इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, तो ये कोई सजा दे ही नहीं सकते। ये इलेक्शन कमीशन जो है, आप कह रहे हैं ट्राइब्यूनल में भी नहीं भेज सकता कि उसमें दो पार्टीज का
होना ज़रूरी है, वन अगेंस्ट दी अनदर, तो इलेक्शन कमीशन क्या इस पे कर सकती है, इस रेफरेंस को क्या करेगी? वो इलेक्शन कमीशन वापस कर देगी कि ये हमें मेंटेनेबल नहीं है इस ग्राउंड पे? हाँ, मेंटेनेबल नहीं है एफआई को भी बिल्कुल। इन्वॉल्व किया गया है ना? नहीं, आप देखें आप ना। पूछें। जी अच्छा, एतजाज साहब, इसमें एफआई को भी इन्वॉल्व किया गया है, और मैं अगर ये पूछूं, क्योंकि टेक्निकली बहुत आमिर साहब ने डिटेल से पूछा कि इन दोनों की जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो कितने फर्म हैं और उस पर क्या हो सकता है, मैं अगर सियासी एतबार से पूछूं कि ये एक रेफरेंस के बाद दूसरा रेफरेंस, इनमें पोटेंशियल कितना है कि वो इमरान खान की इस वक्त की मौजूदा सियासत को डैमेज कर सकें? ये तो आप ये सियासी सवाल हो गया। जी जी, मैंने कहा है आप कि सियासतदान भी हैं चौधरी साहब। नहीं, ये तो सियासी नहीं, मैं एकदम सोच रहा था कि इसमें कोई लीगल इशू नहीं, ये इसका सियासी, अब ये मोहतरमा क्योंकि थोड़ा सवाल करती हैं, ये जवाब दे रहे हैं, मेरे पास एक लीगल क्वेश्चन भी आपके लिए है। अच्छा, नहीं, मैं इस पे ये अर्ज करूंगा कि अगर माजी से सीखें तो जिसको आपने जितना गिराने की कोशिश की है कानून और आइन का सहारा लेके अदालतों के रूबरू, वो उतना ही बड़ा है, उसके और उसकी अहमियत और उसकी फॉलोइंग उतनी ही ज्यादा बड़ी है। तो जो कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि इमरान खान को बहुत, देखो, ये आप पार्टी भी बैन कर दें, वो ये पार्टी डिसॉल्व करना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल करना, पूरा सुप्रीम कोर्ट में गवाह पेश होने हैं, हलफ लेंगे। जब अगर ये रेफरेंस कर देती है सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट, वो हलफ लेंगे, वहाँ जिरा होगी, वहाँ वो जो जिरा होगी वो मुल्ज़िम के हक में ही जाती है। वो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो ये भी सवाल, वो भी सवाल, ये तो बहुत झूठा निकला सारा। वहाँ मुल्ज़िम के सियासी एतबार से मेरी जो नाक़िस राय है उसमें बहुत फायदा होगा इमरान। अब इमरान को आप बैन कर देते हैं, इमरान को आप डिसॉल्व कर देते हैं, पार्टी को डिसॉल्व कर देते हैं, पार्टी को डिसॉल्व करते हैं, वो नया नाम रख के रजिस्टर हो जाती है। हमने भी तो पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी, क्योंकि हमारी थी उस वक्त लीगल पार्टी नहीं थी, क्योंकि बीबी की कमीशन हुई थी एंड शी वाज द चेयरपर्सन। हमने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और वही हम रोज सारे अफराद उसमें हो गए। एनएपी जब बैन हुई उन्होंने एएनपी बना ली, और वही लोग ओहदेदार को इधर उधर करके और वो हो गया। चौधरी साहब, ये बड़ी आपने जो कई बात के बड़ी ऑब्वियस सी है, मेरे जैसे, मैं आपके मुंह से चाह रहा था सुनना, मगर हमारे जैसे लोगों को जो कि रिपोर्टर रहे हुए हैं, ये लगता था कि ये इलेक्शन कमीशन के पास ये मेंटेनेबल नहीं है, ये वाला रेफरेंस जो उनके तोशाखाना के हवाले से है। मगर ज़ाहिर है उनके पास भी वकला हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं, जो पटिशनर्स हैं, रांझा साहब वो MNA होने के साथ साथ खुद लॉयर भी हैं। तो ये क्या ये सियासी एक हो रहा है कि पेश कर दी जाए, क्योंकि तोशाखाना की जो इंफॉर्मेशन है वो जो है कानून उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब इसको डी क्लासीफाई नहीं की हुई, उसको क्लासीफाइड रखा हुआ है कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का है। सो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर आना कि जनाब ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये क्या FIA भी इसको कर सकता है? FIA इन्वेस्टिगेट करने को अगर करता है तो FIA के सामने एक बंद दीवार आ जाएगी, वो ट्रायल नहीं हो सकता है। और मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन एक दी हुई है कि जरूरत पड़े तो तोशाखाना की डिटेल ली जा सकती है। हाँ, नहीं, वो अगर डिटेल सालों की आ जाए, देखिए ये काम, ये हमने बीबी के खिलाफ, बीबी शहीद के खिलाफ जब रेफरेंसेस हुए थे तो मैंने मनोमन रिकॉर्ड मांग लिया था और अदालत ने हुक्म भी कर दिया था कि करें। तो उसमें जो किसी ने टिप दी हुई, किसी ने कमीशन दिया हुआ, ये वो इतना रिकॉर्ड आ गया हमारे पास वो रेफरेंसेस में, खास कर वो जो सीक्रेट फंड का रेफरेंस था। अब
हमें पाकिस्तान के वजूद से आने तक आप सारे दिखाए, वो गवर्नमेंट भाग गई। ठीक है, इस तरह अगर मुल्ज़म कहता कि मुझे दिखाएं इसके प्रेसिडेंट क्या है, क्या किसी और ने तोशाखाना से दिया है कोई, और तो मियां नवाज शरीफ खुद उसमें आ जाएंगे। जी ये सारे मारे जाएंगे। ये बड़ा एक बहुत बड़ा गैम्बल है जो करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमें आपने इतनी जो है नॉलेज से नवाजा। जी, बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो कि इक्तिसादी मामला जो मुल्की हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं, शहबाज राना साहब। शहबाज राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज राना साहब का ज़रा तारुफ अच्छा सा करवा दें कि हमने भी जो है ना, अभी आई स्टार्टेड आउट एज अ कॉमर्स रिपोर्टर, और बड़ी खुशी होती है इनकी इकनॉमिक की रिपोर्टिंग जो है बहुत आला करते हैं, और बड़ी बाखबर जो है एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, लिखते भी बहुत अच्छे हैं और बोलते भी बड़ा अच्छा है। मैं आपको ख़ास तौर पे इसलिए भी शहबाज आज रिक्वेस्ट कर रहा था लेने की कि इस वक्त मुल्क के इक़्तिसादी हालात, एनर्जी के हालात इतने गंभीर हैं, मगर हम सारे 95-98% जो हमारी सहाफ़त हो रही है वो सियासत, और सियासत भी जो है वो कई दफ़ा इश्यूज़ के मतलब नहीं होती, ई साइड शी साइड के इर्द गिर्द होती है। तो आपको लेने का मकसद था कि आज डॉलर जो है 2 दिन से 250 तक ओपन मार्केट में गया, तो अब कल 10-11 रुपये और आज 226 रुपये पे आ गया। तो तासुर ये बनाया जा रहा था कि एज इफ़ हमारी इकनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना रिजॉल्व हो गई हैं, और इससे महंगाई का मसला भी हल हो गया है। हालांकि हमारे जैसे एक ले पर्सन को भी समझ आती है कि अभी हमारा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 17 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है, मगर एक्सपोर्ट्स जो हैं 24% कम हुई हैं। रिजर्व्स भी अभी शायद 6 हफ्तों के हैं। तो ये ज़रा बताएं कि अभी सूरत हाल क्या है? सिर्फ डॉलर के कम होने से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आर ओवर? सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके जो काइंड वर्ड्स हैं। बात आपकी ठीक है कि ओवरऑल जो मीडिया का फोकस है वो इकोनॉमी के ऊपर जितना होना चाहिए वो इस वक्त है नहीं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के करीब चला गया था। बल्कि एक बात मैं कहता हूँ कि हम टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर चुके थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अदायगियाँ जो हमने करनी थी और हमने नहीं की। हमने चीन से रोल ओवर लिया कर्जों का, इसी तरह हमने सऊदी अरब से लिया, हमने यूएई से लिया। मतलब ये हुआ कि हमारी वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं थी कि हम जो कर्जे थे पाकिस्तान के वो वापस कर सके, और हमें उसका रोल ओवर लेना पड़ा। तो टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट कर चुके थे। और इसी तरीके से जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो आप पाकिस्तान जो दरामदाद कर रहा था उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगा दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि आप कोई चीज $1000 की भी जो दरामद थी वो स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये था कि हमारे हालात पहली दफा इतने खराब हुए थे, कितने स्ट्रॉन्ग चेक्स लगे। अब जो ओवरऑल सूरत हाल की बात है कि एक तो रुपए ने जितनी रिकवरी दिखाई है तकरीबन 14% के करीब, 6% के करीब 14 रुपए 2 दिन में, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग टर्न आया। इसी तरीके से आपका जो जिस तरह फरमा रहे थे जो आपका तजारती खसारा था वो जुलाई में जून के मुकाबले में कोई 47% कम हो गया। तो क्या हमें यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि अभी भी हालात खराब है। मेरे ख्याल 2-3 चीजों ने इसके अंदर रोल प्ले किया है। एक बात मैं हमेशा कहता था कि जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं जो डॉलर को ऊपर लेके जाने में। तो वो चीज साबित इस तरीके से होती है कि ये जो आपको रिकवरी नजर आ रही है रुपए की, उसके अंदर 2 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। एक तो जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो खासतौर पर जो एक्सचेंज कंपनीज का उसके अंदर रोल था, जहां से आप जाके डॉलर और रुपया एक्सचेंज करवाते हैं और दूसरी करेंसी, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ है पीर से लेके अब तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनकी मॉनिटरिंग की है, कुछ एक्सचेंज कंपनीज को जुर्माने किए हैं, कुछ को उन्होंने बंद भी किया, उनकी जो फ्रेंचाइजीज है उसको। इसका एक रोल हुआ है। और दूसरा जो फैक्टर आया है कि जो एक्सपोर्टर था, जो पाकिस्तान का जो तबका जो बाहर आपकी अशिया बेचता है, उसकी जो डॉलर वापस लाने थे उसने, और जो एक उसका पीरियड होता है तकरीबन आमिर साहब 120 दिन के अंदर जो उसकी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स होती है उसने पाकिस्तान लानी होती है।
तो somehow उसमें वो डिले करके उसको उनको भी जब लगा कि स्पेकुलेटर्स को भी ये टाइट कर रहे हैं और कुछ एक दो और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उन्होंने शहबाज, मैं आपसे आपकी बात काट रहा हूँ। आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है महंगाई। तो ये डॉलर नीचे आने से आप किस हद तक जो एस टी पी आई 37%, CPI 26%, ये जब तक वो चीज़ें आम महंगाई की कम नहीं होंगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डॉलर कम होने से। और ख़ास तौर पे जब ये डॉलर ऊपर गया तो हमारे जिस तरह कार मैन्युफैक्चरर्स ने उन्होंने 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए कीमत बढ़ा दी। अभी ये 14 रुपये नीचे आया है, मगर कहीं से ये खबर नहीं आ रही। कुछ की तो समझ आती है कि डायरेक्टली जो कि इसको एनर्जी को फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली हैं, जो इनडायरेक्टली जिनके ऊपर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, कहीं से ये खबर नहीं आ रही कि जनाब पैसे किसी ने कम कर दिए हो या इन्फ्लेशन पे। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। सर आपने सही फरमाया, इसमें असल मसला ही यही है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी जो बड़ी वजह है, जो आलमी मंडी में बहुत सारी अशिया की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी, और उसके बाद जो डॉलर जिस स्पीड से ऊपर गया, मतलब 30% डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ है, मतलब एक रुपए की कदर में 30% कमी हुई है जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। और अभी आपने देखा कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो आपके माहाना बिजली के बिलों के अंदर तेल की मद में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो 10 रुपए फी यूनिट तक अब वो चला गया है। मतलब आपका जो एवरेज इस वक्त जो एक फी यूनिट आपको बिजली की कीमत है वो 16 रुपए है, जिसको अभी उन्होंने बढ़ा के कोई 25 रुपए कर दिया है। उसके ऊपर 10 रुपए आप डाल दें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, ये तबाही होती है। इसके साथ ही फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में भी तो दो तीन चीजें हैं। ये इमीडिएटली 14 रुपए का आपको इम्पैक्ट नजर थोड़ा बहुत तो तेल की कीमतों में आएगा, लेकिन जो बाकी आप फैक्टर्स करेंगे, जिस तरीके से गाड़ियों वालों ने कीमतें बढ़ाई, और फ्रैंकली गाड़ियों वालों ने जो कीमतें बढ़ाई, जब वो डॉलर की वजह से कीमत बढ़ाई तो उनको और पकड़ना चाहिए कि 1980 से लेके अब तक वो इस मुल्क में कर क्या रहे हैं। हर चीज को अगर बाहर से मंगवा के करेंगे तो फिर तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और अभी भी उन्होंने जो प्राइस की है डिटरमिन, वो 235 रुपए के ऊपर उन्होंने की है। तो अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बात भी ठीक है 226 पे चला गया है, लेकिन आमिर साहब इसमें ये शॉर्ट टर्म चीज होती है। अगर आज 226 पे, हमें नहीं पता ये कल 220 पे होगा या परसों ये 232 पे या 234 पे दोबारा हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये सारी शॉर्ट टर्म चीजें हैं। जी, स्टेबिलिटी मैटर्स, बिल्कुल। अच्छा शहबाज साहब, इफ आई में आस्क, अच्छा शहबाज साहब ये बताएगा कि आपने इसके रीजंस बताए, उसमें कुछ एडिशनल रीजंस अगर ये भी आप बता दें कि आपको लगता है कि ये भी रीजंस है कि नहीं। एक तो जो IMF लोन का जो नेक्स्ट किस्त मिलनी है, मैं स्टेबिलिटी के तनाजुर में बात करी हूँ, और फिर इसके अलावा जो आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका को कहा गया कि IMF को पुश करें ताकि एक्सपेडाइट हों चीज़ें। तो डू यू थिंक कि ये भी फैक्टर्स हैं? देखिए, जिस दिन आर्मी चीफ के की जो टॉक की बात, डिस्कशन की जो टेलीफोन कॉल थी, उसकी जो खबर बाहर आई, उसके एक दिन बाद गालिबन मंडे को IMF ने एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान ने जो उसके प्रायर एक्शन थे, वो जो तमाम शराइत उसने पूरी करनी थी बोर्ड मीटिंग के लिए, वो उसने पूरी कर ली है। ताहम जो उसने एडिशनल फाइनेंसिंग लेनी है दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर की, जब तक वो मुकम्मल तौर पर उस पर श्योरिटीज नहीं होंगी तो बोर्ड की मीटिंग कॉल नहीं होगी। मैं इसको एज ए जर्नलिस्ट इस तरह रीड कर रहा हूँ कि जो आर्मी चीफ की कॉल थी उसका उस तरह डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो अगले इवेंट हुए उसमें ये कि कुछ अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई, और उसके बाद कल जो मेरी आज खबरें भी छपी हुई है, कल सऊदी अरब इस बात पे तैयार हो गया कि उसने IMF को यह हामी भरी है कि जो पाकिस्तान की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसमें जो उसके जुम्मे कुछ शेयर होगा जिसमें वो ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट्स का है, तो वो उस हद तक पूरा करने को तैयार हो जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसको आपको देखना पड़ेगा। आप आर्मी चीफ की कॉल को सेपरेट नहीं देख सकते, आप सऊदी अरब की कमिटमेंट को अलहदा करके नहीं देख सकते, और अफगानिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है आप उसको अलहदा करके नहीं देख सकते। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हुए हैं इस हफ्ते, और उसके साथ जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन किया है स्टेट बैंक ने, तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स की वजह से सबसे मेजर फैक्टर तो अनसर्टेनिटी रहा कि इन्होंने देर कर दी IMF की जो डिमांड लिस्ट थी पूरी करने में, और अभी भी अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो वो रह रही है, ना सिर्फ रह रही है बल्कि आइंदा बढ़ने का ये जो नज़र आता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का और आपस में जो तसादुम जारी है। तो ये जिस तरह आपने कहा कि अभी ख़तरा टला नहीं है, हम वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स।
सर आप सही फरमाने, इसमें मेरी कल एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि ठीक है। पाकिस्तान के रुपए की जो कदर में कमी हुई है उसकी आधी वजह तो आलमी जो ओवरऑल ग्लोबली जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो तमाम करेंसीज के मुकाबले में, और बाकी जो आधा उन्होंने कहा उसकी वजह आपका करंट का खसारा और फिर जो ठीक है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसकी वजह थी। लेकिन मेरे जी। ख्याल में पीटीआई जो है वो कल से डिफेंसिव मोड पे चलेगी, और सही पीटीआई है के जी। डिफेंसिव मोड में जाने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी थोड़ी सी बेहतर होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज राणा साहब, आपने बहुत डिटेल से एनालिसिस दिया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।